थाईलैंड मुस्कुराहटों की धरती है, तो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है। यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज का विषय बड़ा रोचक है और ये मैं प्रश्नोत्तर पर मैं काफी थ्रस्ट करती हूँ, तो कार्यक्रम के अंत में आप सभी प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित हैं। किसी की कोई भी क्वेरी हो और इन बिटवीन सेशन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो विपिन जी क्वेश्चंस को आप एक साथ करके बाद में मैं क्वेश्चंस को लूंगी। ये टॉपिक एसिडिटी और गर्ड जिसको कहते हैं, तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और गर्ड दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये जो GERD इसका फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये एक एडवांस स्टेज है एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की एडवांस स्टेज है। आज हम जिस तरीके के समाज में रह रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली में रह रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, तो एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या इस तरीके की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस बहुत ही कॉमन हो गई हैं। और एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन में इनका कोई इलाज नहीं है, ये बल्कि और सप्रेस करती हैं और बाद में और किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो ये बीमारी और उभर कर आती है। तो कैसे योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य चिकित्सा पद्धतियां जो प्रकृति पर आधारित हैं, इनके द्वारा हम इस बीमारी को कैसे क्योर करें, कैसे इसका ट्रीटमेंट लें और साथ ही साथ ऐसी क्या जीवन शैली अपनाएं कि ये बीमारी आए ही ना, मतलब प्रिवेंटिव, क्योरेटिव, थेरेपेटिक वे में हम योग को कैसे सीखें और करें। क्योंकि इस पूरे विश्व में हर चीज दो तरीके से काम करती है, एक तो जो उसका एक सामान्य कार्य है और एक औषधीय रूप में। वो चाहे हमारा कोई एक विचार हो, वो चाहे आहार हो, वो योग हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो। एक होता है कि हम सामान्य तौर पर जो है हम श्वास लेते हैं, ठीक है, वो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। एक होता है उसी श्वास को एक हम विशेष गति से, विधि से, मात्रा के साथ, श्वास प्रश्वास के नियमों के साथ उस श्वास को जब हम लेते हैं तो वो औषधीय हो जाता है, थेरेपेटिक हो जाता है। वही चीज हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगती है। यही चीज आहार पर आती है कि कोई भी भोजन है, कोई भी अनाज है, कोई भी फल है, कोई भी जूस है, किसी भी फॉर्म में हम किसी भी भोजन को लेते हैं तो एक तो होता है कि वो हम सिंपली पेट भरने के लिए खाते हैं, और वही आहार हमारे लिए चिकित्सा कैसे बन जाती है, तो वो एक विज्ञान बन जाता है। चिकित्सा आहार चिकित्सा विज्ञान बन जाता है। तो एक हमें आज के समय में इस आधुनिक जीवन शैली जिसमें हम रह रहे हैं, कई बार तो हमारी बाध्यता होती है और कई बार हमारा ये कमजोर पहलू होता है कि हम उस जीवन शैली को अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं 80% जो समस्याएं हैं जो व्यक्ति आजकल जूझ रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, और उनमें से एक है ये एसिडिटी जिसको गर्ड कहते हैं। तो आज इस पर मैं योग तो केंद्र बिंदु में रहेगा, लेकिन योग के साथ साथ और भी इसमें चिकित्सा पद्धतियों का समावेश होगा। क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन से लेकर कैंसर तक, एक दिशा में इलाज काम नहीं होता। क्योंकि जैसे कि हम कोई बच्चा जब पढ़ता है कई सारे विषयों को किसी कक्षा में, तो हर विषय में उसका पास होना जरूरी होता है। एक विषय में वो पास होकर अगली कक्षा में नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि किसी विषय में ज्यादा नंबर है, किसी में कम है, लेकिन पास होना सब में जरूरी है। इसी तरीके से किसी बीमारी में भी होता है कि हमें हर सेगमेंट पर काम करना जरूरी है। उसमें योग भी है, उसमें हमारा आहार है, उसमें हमारी जीवन शैली है, उसमें हमारा सामाजिक जीवन है, उसमें हमारा हैप्पीनेस कोशेंट है, उसमें हमारा इमोशनल कोशेंट है, साइकोलॉजिकल हमारा क्या लेवल है, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है। ऐसे करके तमाम चीजें हैं, और जिनको हम अलग अलग थेरेपीज से केंद्र बिंदु हमारा योग होता है। क्योंकि योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, योग का अर्थ है यौगिक आहार, यौगिक जीवन शैली, यौगिक दिनचर्या। योग का अर्थ है मतलब जोड़ना का अर्थ है कि आप अपने आप को स्वयं के मन और इंद्रियों से और आत्मा के गुणों से तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ आपका जो चारों ओर जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस तरीके के विचारों के साथ रह रहे हैं, जिस तरीके के वर्क प्लेस में रह रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे वाइजली जुड़ें,
जुड़े, लेकिन वाइजली जुड़े कि जो चीज आपके शरीर मन आत्मा को आहत ना करे और आपकी बीमारियों का जो है वो वाहक ना बने। तो योग जोड़ता है हमें जीवन के हर एक क्षण में, हर एक कार्य में। तो योग को जो कि आज के समाज में है कि हमने आसन प्राणायाम कर लिया और योग हो गया, और इसीलिए शायद हम योग का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि लोग योग को हम सीमित कर देते हैं। योग पूरा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पूरे 8 चरण हैं। जैसे कि हमें छत में जाना हो तो हम पहली सीढ़ी में पैर रखेंगे, फिर दूसरी में रखेंगे, डायरेक्ट हम छत में नहीं पहुंच सकते। तो ये सीढ़ियां हैं, हर एक सीढ़ी को हम क्रॉस करते हैं, फिर जाकर हम छत पर पहुंचते। इसी तरीके से बीमारी है, बीमारी के भी इलाज में हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है और फिर हम उसको क्योर करते हैं। तो आज हम अपने विषय पर आते हैं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और GERD। आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, इसको संक्षिप्त में एक लेमैन की भाषा में हम अगर समझे कि ये क्यों होती है, तो जो शरीर की हमारी जो संरचना है, फिजियोलॉजिकली हम इसको अगर हम समझें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। पहला एंट्री पॉइंट है हमारा मुंह। इसके बाद जो इसका फाइनल जो मतलब एक्सक्रीशन होता है वो एनस से होता है, जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा शुरू होता है मुंह से, और ये फूड पाइप से होते होते इधर नीचे स्टमक तक जाता है फूड। इसके बाद वो छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ऐसे करके उसका प्रोसेस होता है। बहुत तरीके के केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स में वो कन्वर्ट होता है, हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वेस्ट मटीरियल अलग होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन अलग होता है, ऐसे करके बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। वो भोजन तब कहीं जाकर हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हमारे सब जितने भी धातु हैं उनको पोषित करता है, हमारे एक एक कोशिका के स्तर पर हमको स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसको हम पहले चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारे मुंह से बहुत सारा जो है सलाइवा जो निकलता है वो मेडिसिनल वैल्यूज लिए होता है। तो वो एक पहला स्टेप हुआ, और इसके बाद वो भोजन छोटे छोटे बॉल्स के रूप में हमारे फूड पाइप के थ्रू और स्टमक में जाता है। तो जब वो फूड पाइप और जो स्टमक का बीच का जो ज्वाइन जो जहां पर होता है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, वो कहलाता है LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। मतलब ये एक रिंग शेप का एक वॉल्व होता है जो मसल से बना होता है, मस्कुलर वॉल्व होता है, जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, जब हमारा खाना जो होता है तो उसमें एक जैसे वेव्स होती है ना, तो उसके थ्रू हमारा खाना नीचे जाता है, और जैसे ही वो उस इंस्फिंक्टर जो होता है, जो वॉल्व होता है, वहां पर खाना ऑटोमेटिकली उस समय खुल जाता है और खाना हमारा स्टमक में चला जाता है और वो वॉल्व बंद हो जाता है। तो ये तो एक सामान्य क्रिया हुई। लेकिन जिन व्यक्तियों का ये जो LES है, ये वॉल्व है, जो ये मसल, रिंग शेप मसल है, ये जब वीक हो जाती है, इसके भी वीक होने के कारण मैं आगे आऊंगी, तो उसमें फिर ये एसिड क्या होता है कि एसिड का बैक फ्लो होने लगता है। मतलब वो वॉल्व खुला रह जाता है, और जब हम खाना हमारा स्टमक में जाता है तो स्टमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक कुछ जो फ्लूइड होते हैं, एसिड होता है जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, कुछ मात्रा में इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, और इसमें कुछ मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, यहाँ म्यूकस का जो है फॉर्मेशन होता है, जो हमारे स्टमक की जो लाइनिन है उसको सेफ करता है। और ये जो एसिड होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने में जो कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो उनको किल करता है, और जो फूड होता है उसके लिए प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो ये एसिड जब एक मात्रा में होना चाहिए, हमारे एसिड जो स्टमक में एक मात्रा में होना चाहिए। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1 to 2, मतलब पीएच वैल्यू इसका बहुत लो होता है, बहुत एसिडिक होता है। तो ये बहुत एसिडिक होता है, तो ये हमारा स्टमक इससे, और इसोफेगस जो होता है, फूड पाइप होता है, तो इसकी अधिकता की वजह से इसमें अल्सर होने की संभावना होती है जब ये अधिकता में होता है। अब ये एसिड अधिकता में क्यों होता है, इसके कारण है सबसे पहला आहार, गलत आहार। गलत आहार में भी क्या है कि जो हम अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं करते, इर्रेगुलर टाइमिंग है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ और कहता है, शरीर हमारा किसी और दिशा में जा रहा है, किसी और समय में हम खाते हैं भोजन। कई बार हम स्किप करते हैं, कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार हम विरुद्ध आहार लेते हैं, कई बार हम मतलब कई बार क्या, अब आज के समय में अगर हम एक आम व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक में देखें तो 60 to 70% जो खाना है वो पैकेज्ड खाना है।
ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें पेस्टिसाइड है, कहीं उसमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। इस तरीके से वो रेडी टू ईट फूड का जो कॉन्सेप्ट चल गया है कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, बहुत सारे तरीके के फास्ट फूड हैं, जंक फूड्स हैं। और लोगों के अब जूसेस भी जो है पैक्ड जो जूसेस पीते हैं, तरह तरह के आयुर्वेदिक इवन सप्लीमेंट्स भी जो है वो फ्रेश नहीं होते, वो प्रिजर्वेटिव लेकर लेते हैं। इस तरीके के तमाम जो आहारगत कारण है जो हमारे जो भोजन को एसिडिक बनाते हैं। दूसरा कारण है ओबेसिटी। बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं तो उनका क्या होता है कि लोअर जो पोर्शन होता है, लोअर स्केलेटल जो मसल्स होती हैं, वो फैट टिश्यू के कारण वहां एक्युमुलेशन होता है और वहां पर बल्की हो जाता है। तो इसके कारण जो इंस्फिंक्टर है, जो वॉल्व है, जो स्टमक और फूड पाइप को कनेक्ट करता है, वो डिसलोकेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डिसलोकेशन होने के कारण वो एसिड क्या है, वो एसिड शंटिंग करने, मतलब बैकफ्लो होता है। एसिड को जब वो पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे फूड पाइप को वो इंजरी करता है, वहां पे अल्सर पैदा कर सकता है, स्टमक जो पैंक्रियाटिक कैंसर तक वो क्रिएट कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट बर्न है, चेस्ट बर्निंग है, इसमें स्टमक में बर्निंग होती है। इसमें बहुत क्रॉनिक जब हो जाता है तो इसमें एस्थमा हो जाता है, एस्थमा तक हो सकता है। तो मतलब ये कॉन्स्टिपेशन से लेकर कैंसर तक कर सकते हैं। तो एसिडिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें सबसे पहले। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसे दिखते हैं कि हार्ट बर्न ट्वाइस इन अ वीक, मतलब अगर ट्वाइस इन अ वीक और कंसिस्टेंटली आप इस चीज को देखते हैं तो इसको यू शुड बी वेरी केयरफुल और इसमें आपको उपाय करने चाहिए। एक कभी कभार एसिडिटी हो जाना ठीक है कि भाई खाना पीना गड़बड़ हो गया, कुछ ज्यादा तला भुना खा लिया, मिर्च मसालेदार खा लिया और फिर इसके बाद ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ट्वाइस इन अ वीक है और सेम सिम्टम्स हैं, इट मीन्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, स्पेशली इन योर स्टमक एंड इसोफेगल एरिया। तो ये सिम्टम्स है हार्ट बर्न, जिसमें चेस्ट में बहुत एंजाइना पेन की तरह फील, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि हार्ट अटैक हो रहा है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिडिटी निकलती है और इसी तरीके से हमारे जो पेट में जलन बनी रहती है और कई बार मतलब यहाँ पर गटकने में, खाना गटकने में बहुत लंपी सा फील होता है, गले में ऐसा लगेगा कि कोई लंप है, तो बहुत हेवीनेस यहाँ पर फील होती है। कई बार लोगों को जो है खट्टा पानी, जिसको सॉवर लिक्विड कहते हैं, वो आता है। खाना जो है बाहर आता है अधपचा और जो है सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड फॉर्म में खाना पलट कर बाहर आता है। तो ये सब सिम्टम है और इसकी वजह से कई बार लोगों को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद की भाषा में अगर हम इसको समझे तो ये पित्त प्रधान प्रॉब्लम है। इसमें पित्त एग्रीवेट होता है और पित्त जब वर्धक हमारी जीवन शैली हो जाती है, आहार भी, उठना भी, सोना भी, खाना भी, विचार भी, हमारा व्यवहार भी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसमें ये लक्षण हो गए, ये कारण हो गया कि ये फिजियोलॉजिकली ये क्यों होता है और इसके सिम्टम क्या हैं और किन लोगों को होता है। अब किन लोगों को होता है, जिनको बताया कि जिनका खान पान गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में आ जाता है, अल्कोहल है, सिगरेट है, जो लोग ज्यादा ये इनका कंजम्पशन करते हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, खाली पेट रहते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, और जिनका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, मतलब सोने का बहुत लेट नाइट सोते हैं, लेट उठते हैं। तो हमारा जो शरीर होता है ना, तो शरीर भी वात पित्त कफ के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हमारी जठराग्नि होती है वो 12 से 2 के बीच में काम करती है। अगर उस समय हमारे शरीर को अनुकूल भोजन या उसको अनुकूल जो उसका न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस तो देखिए वो सीक्रेट होते ही रहते हैं उस समय। तो अगर उस समय उसको प्रॉपर फूड और प्रॉपर समय में और प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता, तो वो हमारे शरीर में डैमेज करना शुरू कर देते। तो सही समय पर भोजन ये एक की पॉइंट है। मतलब आपका आहार आपका नियमित होना चाहिए। अगर नाश्ता आप करते हैं, आप दिन का खाना खाते हैं, रात का खाना सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है, हीलिंग मोड में होती है, सेल्फ जो है रेस्टोरेशन मोड में होती है। और अगर हम लेट नाइट खाना खा लेते हैं तो वो खाना एज इज हमारे शरीर में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, क्योंकि उस समय डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन बहुत लीस्ट होता है। और वो खाना जब अधपचा, अध कुचला और ऐसा ही पड़ा रहता है, फिर सुबह हम उठते हैं तो हमारा पेट साफ नहीं होगा, फिर वो गैस बनेगी, फिर वो एसिड जो है बढ़ेगा, फिर वो एक ये विशियस सर्कल है। और यही जब दिनचर्या बहुत महीनों सालों तक हो जाती है तो फिर हम उस चीज के क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं। तो जब आपको सिम्टम्स लगे तो आप तुरंत इस चीज के लिए अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए और उस दिशा में
प्रयास करना शुरू करिए। वो प्रयास क्या होंगे उसमें मैं आगे आऊंगी, ठीक है। तो अब इसमें हाँ, मोटापा, प्रेग्नेंट लेडीज में चूंकि जो लोअर एब्डोमेन जो है वो बहुत हेवी होता है, वेट होता है उसमें, फिर उनके कुछ पोस्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मूवमेंट में नहीं रह सकते, तो ये भी एक कारण है। और कुछ मेडिकेशन, जैसे कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी कुछ बीमारियां होती हैं और उनका आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, एंटासिड, कुछ लोग एसिडिटी के लिए कुछ कुछ दवाएं लेते रहते हैं, तो एक समय वो इंस्टेंट रिलीफ तो आपको दे देते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं और आगे चल के वो स्ट्रक्चरल डैमेज भी करते हैं। एसिड का जो है इम्बैलेंस, तो कोई भी चीज हमारे शरीर में ना प्राकृतिक रूप से सही होती है, क्योंकि प्रकृति ने जो पूरा हमारा शरीर बनाया है, ऑटोमेटिकली उसमें जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उनका सिक्रीशन है, तो अगर हम प्रकृति के नियमों के आधार पर चलते हैं तो वो हमारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक मोड में हमारा शरीर चलता है, हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब मैं इसमें एक्चुअली मैं योग पर भी बात करूंगी, थोड़ा सा आयुर्वेद पर भी बात करूंगी कि एसिडिटी को हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कैसे इसको हम रोजमर्रा के उसमें हम ठीक कर सकते हैं, थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा पर भी बात आएगी और थोड़ा सा जीवन शैली पर भी बात आएगी। तो योग की जब बात आती है तो योग में 3 प्रमुख इसमें उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है निश्चित तौर पर प्राणायाम, आसन, कुछ मुद्राएं हैं, योग निद्रा है, ऐसे करके थोड़े थोड़े उपाय अगर हम रोजमर्रा के जीवन में अगर हम शामिल कर लें तो पहली बात तो ये प्रिवेंटिव मोड में काम करता है, मतलब हमें बीमारी होगी ही नहीं। और योग का सबसे बड़ा जो एक खूबसूरती है, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि ना सिर्फ ये हमें प्रिवेंटिव मोड में काम करता है बल्कि ये क्योर करता है और आगे चल के रेस्टोरेटिव, मतलब जब हम हील हो जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को रिस्टोर भी करता है और हमारे प्रमोट करता है, मतलब होलिस्टिकली प्रमोट करता है, नॉट ओनली ऑन फिजियोलॉजिकल मोड, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को, हमारे इमोशनल हेल्थ को, एज वेल एज हमारी सोशल वेलबीइंग को भी, ठीक है। तो जब प्राणायाम की बात आती है तो प्राणायाम एसिडिटी के परिप्रेक्ष्य में नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम क्रियाएं कपालभाति, अग्निसार क्रिया, इसी तरीके से पंचकर्म है, कुंजल क्रिया है, उसमें विरेचन है, उसमें वमन धौती है, लघु शंख प्रक्षालन है, कुछ मुद्राएं हैं जैसे कि अपान मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, समान मुद्रा है। तो ये सब मुद्राओं के साथ अगर हम बैठकर हम प्राणायाम करें, मुद्राएं अलग से बनाकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप कपालभाति कर रहे हो, जब आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं, जब आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, तो किसी एक मुद्रा में, ये अपान वायु मुद्रा, अब मुद्राओं का क्या प्रभाव होता है, चूंकि ये 5 उंगलियां हमारी 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, सभी को आमतौर पर पता है। और जब हम पर्टिकुलर मुद्रा बनाते हैं तो वो हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स में जो डिस्टर्ब एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करती है। तो जब हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, तो ये हमारे फायर को, अग्नि तत्व को, हमारे वायु तत्व को, हमारे जल तत्व को, इनको बैलेंस करती है और हमारे शरीर का जो अंदर का जो इकोलॉजी है उसको ठीक रखती है। तो मुद्राओं के साथ हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो आप सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, अपने समय की अनुकूलता के अनुसार, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि आयुर्वेद में रोग बल और रोगी बल ये दोनों देखे जाते हैं कि रोग का बल क्या है और रोगी का बल क्या है। मतलब अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, रोग बहुत ज्यादा है, तो आपको टुकड़े टुकड़े में हो सकता है कि एक चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब करे कि आप एट ए स्ट्रेच एक सिटिंग में ना बैठें। तो अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट कभी भी नहीं करना है, कोई भी थेरेपी करें, कोई भी आप इलाज करें। तो प्राणायाम में कपालभाति हो गया और ये नाड़ी शोधन हो गया। नाड़ी शोधन अल्टरनेटिव अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। नाड़ी शोधन जब हम करते हैं तो उसमें जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल के बाद, इसके बाद हम आभ्यंतर कुंभक करते हैं, उसमें कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर हम बाहर श्वास को निकालते हैं, फिर हम बाहर श्वास को रोकते हैं, फिर हम अंदर श्वास को भरते हैं। अनुलोम विलोम में अल्टरनेट ब्रीदिंग है, मतलब हमने बाईं नॉस्ट्रिल को बंद किया, दाईं से श्वास को भरा, फिर बाईं से निकाला, फिर बाईं से भरा, दाईं को निकाला। तो ऐसे करके ये इससे क्या हमारे शरीर को लाभ होता है, एसिडिटी भी क्या लाभ होता है, क्योंकि प्राणायाम जो होता है, ये प्राणायाम हमारे जो फ्रेनिक नर्व होती है, एक फ्रेनिक मसल होती है नर्वस सिस्टम की, वन ऑफ द वाइटल ये मसल नर्व होती है जो हमारे डायफ्राम की
टोनिंग करती है, मतलब डायफ्राम को ये सिग्नल भेजती है। जैसे ही डायफ्राम को सिग्नल इस फ्रेनिक नर्व से मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन उसका शुरू हो जाता है। तो डायफ्रैग्मेटिक जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हमारा जो बैलेंस होता है। तो इस वजह से जो ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, जो एसिड जो हमारा चेस्ट का जो अपर बॉडी में जो हमको फील होती है, जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्न फीलिंग है, जो चेस्ट बर्निंग फीलिंग है, जो स्टमक में बर्निंग है, तो ये सबसाइड होती है प्राणायाम से। तो आप प्राणायाम का अभ्यास करिए, आप अपने समय के हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको समय मिलता है, आप सुबह शाम खाली पेट आप इन प्राणायाम का अभ्यास करिए। आसन क्या करते हैं? आसन हमारे शरीर के स्केलेटन मसल्स की टोनिंग करते हैं, ठीक है। तो जब हम एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी के कुछ प्रमुख आसन है जिनको आप रोज में कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है तो वो प्रिवेंशन का काम करेगा, और उसी आसनों की संख्या को जब हम बढ़ा देते हैं तो वो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। तो एसिडिटी में कौन से आसन लाभदायक हैं? इसमें पश्चिमोत्तानासन, इसमें उत्तान पादासन है, इसमें भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, शवासन है, और सबसे बड़ी चीज कि इसमें स्ट्रेस रिलीवर के लिए योग निद्रा, क्योंकि स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर रीजन है हमारे एसिडिटी और गैस के फॉर्मेशन में। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये एक फैक्ट है। तो अगर स्ट्रेस को हमको हटाना, और स्ट्रेस हटाने की कोई ऐसी फिजिकल दवा नहीं है। स्ट्रेस क्योंकि ये हमारे मन की स्थिति है, मन स्थिति है। मन मतलब हमारे इंद्रियों का संघात। तो अब हमारे इंद्रियां हमारे नियंत्रण में कैसे हो, जिसके लिए एकमात्र उपाय है यौगिक क्रियाएं, और जिसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है योग निद्रा। तो योग निद्रा, मैं ध्यान से ज्यादा योग निद्रा बताती हूँ पेशेंट को, क्योंकि ध्यान में कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाते हैं, उनको उसी में ही लगे रहते हैं कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है, हमें किस पर फोकस करना है, हमें क्या ध्यान, तो वो विचलित हो जाते हैं। योग निद्रा में क्या है कि आप एक बार टेक्निक सीख लो, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ इंस्ट्रक्शन आप अपने शरीर को देते जाइए, टॉप टू टो, उसमें आपकी बॉडी एक एक पार्ट को आप रिलैक्स करते जाइए, महसूस करते जाइए कि आपका शरीर का एक एक अंग जो है स्वस्थ हो रहा है, और मैं स्वस्थ महसूस, तो ऐसे करके उसमें बहुत सारी टेक्निक है योग निद्रा में। तो आप सोने से पहले 5-10 मिनट आप योग निद्रा का अभ्यास अगर करते हैं तो आपकी एसिडिटी और ये जो स्ट्रेस, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और साथ साथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये दोनों ही सबसाइड होता है योग की क्रियाओं से। तो प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, मुद्राएं हो गई, और अब इसी तरीके से अब मैं आयुर्वेद पर आती हूँ। तो आयुर्वेद में कुछ क्रियाएं हैं जो एसिडिटी के लिए बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं, जिसमें विरेचन की क्रिया है, जिसमें जो है कुंजल की क्रिया है, इसमें लघु शंख प्रक्षालन भी। तो इसमें ये एक कुशल चिकित्सक, योग चिकित्सक और शिक्षक के उसमें निर्देशन में ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। और वमन धावती, तो ये सब क्रियाओं से क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम में जितना एक्सेसिव एसिड होता है वो पूरा क्लीन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और आपका शरीर जो एक खाली मैदान की तरह हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, इन सब पंचकर्म और षटकर्म की क्रियाओं के बाद आप अपने शरीर को पुनः एक नए सिरे से अच्छे आहार के साथ, अच्छे विचार के साथ, अच्छी जीवन शैली के साथ फिर से आप एक नई दिनचर्या को शुरू कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप किसी अच्छे, जो आपके आसपास में जो कुशल निर्देशन में आप पंचकर्म करवाइए, और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हम इतना अन्न खाते रहते हैं रोजमर्रा के जीवन में। तो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है, फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है। तो ये आयुर्वेद में कुछ ऐसी क्रिया, आयुर्वेद में कुछ औषधियां भी हैं, लेकिन वही बात है कि वो चिकित्सक के सलाह में लेना चाहिए। इसमें मोती पिष्टी है, उसमें मुक्ताशुक्ति है, विपत्तिकर चूर्ण है, तो ये सब पित्त को शांत करती हैं और इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। कुछ एक इसमें बहुत ही इफेक्टिव कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप बिल्कुल उसको करिए तो उसमें एसिडिटी में आपको क्विक रिलीफ मिलता है। सबसे पहले तो आप अपने भोजन में बटर मिल्क, जिसको कि हम छाछ कहते हैं, छाछ को
आप जरूर शामिल करिए। छाछ क्यों शामिल करिए? क्योंकि छाछ में होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, और हमारे गट बैक्टीरिया को ये इनहेंस करता है, और ये एक बहुत सूदिंग कूलिंग इफेक्ट देता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो बटर मिल्क एक कूलिंग इफेक्ट देने के कारण एसिडिटी में बहुत अच्छा एक उपाय है। तो आप सुबह के मतलब जो लंच है, जो दिन का खाना है, उसके बाद 1 ग्लास ताजा छाछ जो बना हुआ है, घर का बना हुआ है, उसको हरड़ के साथ, हरड़ एक बहुत अच्छा उपाय है। हरड़, चूंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, हरड़ को ऋतुओं के अनुसार सेवन किया जाता है। तो हरड़ को गुड़ के साथ, चूंकि ग्रीष्म ऋतु में हरड़ का गुड़ के साथ कॉम्बिनेशन बताया गया है, तो ये आपके जो जितने भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर, जितने भी स्टमक के प्रॉब्लम है, इन सबको ये क्योर करता है। तो हरड़ और गुड़ समान मात्रा में लेकर सुबह शाम आप खाने के बाद 2-2 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा दोनों बहुत ही मतलब कहते हैं कि रामबाण है एसिडिटी के लिए। आप सुबह फ्रेश एलोवेरा में 2-3 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर मिला लीजिए और खाली पेट पी लीजिए। उसके बाद आप 30 से 40 मिनट आप कुछ मत खाइए, और इसका बहुत ही मिराकुलस इफेक्ट है व्हीट ग्रास पाउडर और एलोवेरा। तो ये दोनों, और चाय कॉफी की जहां तक बात है, तो ये तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए या कम पीना चाहिए, लेकिन किसी को अगर बहुत आदत है तो, और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप चाय कॉफी के पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, तो उसका एसिडिक जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो जब भी आप चाय कॉफी पिए तो 1 गिलास पानी पहले पी लें, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी लें, तो उससे जो चाय कैफीन का जो भी इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जब हाइपर एसिडिटी और गट की प्रॉब्लम होती है तो उपचार के तौर पर उस समय चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर वो इलाज को वो निष्क्रिय कर देता है। लेकिन रोज में अगर आपकी आदत है तो आप पानी जरूर पी लें, एलोवेरा को आप जरूर पिए। इसी तरीके से बनाना, जितना भी फाइब्रस फूड है, क्योंकि फाइबर जो होता है, फाइबर म्यूकस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जितना भी एसिड को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज्यादा आप फाइब्रस फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो ये सब जब आप खाएंगे, आदत डालेंगे, तो जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो उस फाइबर में एब्जॉर्ब होता है और बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे स्टूल के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर वाला, जैसे बनाना बहुत अच्छा है एसिडिटी में। बनाना में क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो बनाना जो ये पोटेशियम होता है, तो ये प्रोडक्शन, जो म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, क्योंकि म्यूकस जो होता है वो जरूरी होता है हमारे स्टमक के जो है प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज जो ये एसिड होता है, इसका पीएच इतना कम होता है कि ये पूरा गला कर रख देगा। तो म्यूकस लाइनिन बहुत जरूरी है। और जितने फाइब्रस जो खाना होते हैं, जितने भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये हमारे म्यूकस का फॉर्मेशन करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो बनाना एक बहुत अच्छी रेमेडी है जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये बनाना आप ले सकते हैं। कोल्ड मिल्क भी सबको पता होता है कि कोल्ड मिल्क में क्या होता है, ये कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, और कैल्शियम जो है पीएच वैल्यू को ये मेंटेन रखता है। जितना हमारे बॉडी में होना चाहिए उतना ये मेंटेन रखता है। इसी तरीके से सौंफ का पानी है, रात में आप सौंफ का पानी सोख करके रख दीजिए। करीब 25 से 30 ग्राम आप मोटी सौंफ, जो बड़ी वाली सौंफ होती है, उसको करीब 1 से 1.5 गिलास पानी में आप सोख करके रख दीजिए। सुबह उठकर उस सौंफ को पहले चबा के खाइए, जो पानी को छान के, उसके बाद वो सौंफ का पानी ऊपर से पी जाइए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है एसिडिटी के लिए। अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट यहाँ पर बैंकॉक में है, वो काफी एजेड थी, 70 प्लस की एज में। उनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक, मतलब हाइपर एसिडिटी, एकदम गर्ड, जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम कि रात भर सो नहीं पाती थी, और मतलब सुसाइडल जैसे उनकी टेंडेंसी हो गई थी कि भाई ये या तो प्रॉब्लम चली जाए या तो मैं चली जाऊं, इस स्टेज वाला उनका ये प्रॉब्लम थी। और उन्होंने उस अवस्था में अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा और जितने भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा और खान पान के आधार पर उन्होंने मात्र 7 दिन में उन्होंने अपनी इस समस्या से परमानेंटली, मतलब वो जब भी अभी भी उनका
मुझे मैसेज आता है, कुछ आता है, तो हमेशा ब्लेसिंग के तौर पर ही आता है कि मुझे वो दिन है कि आज का दिन है, मुझे तब से कोई प्रॉब्लम एसिडिटी जैसी कुछ हुई ही नहीं। तो उसमें ये आप सबके लिए भी, अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब के सामूहिक उससे आप इस समस्या से परमानेंटली आप निजात पा सकते हैं। लेकिन परमानेंट में जब बात आती है तो जीवन शैली की बात आती है। जीवन शैली के आधार पर ही आपके रोगों का निराकरण संभव है। अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं तभी आप रोगों से बचे रह सकते हैं। अन्यथा हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलता। मतलब अगर हमारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है तो आपको ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ेगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड से उसको नहीं चला सकते। तो इसी तरीके से हर एक अंग की अपनी एक आवश्यकता है, वो चाहे लीवर हो, वो चाहे हार्ट हो, वो किडनी हो, हमारा ब्रेन हो, तो सबकी जरूरतों को समझिए। योग कहता है जुड़िए, आप जुड़िए, अपनी आवाज को सुनिए। अब हमारा शरीर हर पल हमसे कुछ बोलता है, हमसे कुछ कहता है, लेकिन हम इतने शोर में रहने के आदी हो चुके हैं। बाहरी शोर भी है, अंदर भी शोर है, अंदर विचारों का कोलाहल लगातार होता है। हम रात दिन कुछ ना कुछ मतलब ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, भागम भाग दुनिया में हम रह रहे हैं। तो थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। और शांत होकर क्योंकि जब कोई भी आवाज हमें शांति में सुनाई पड़ती है, हम शोर में आवाज नहीं सुन सकते, तो योग वही शांति हमको प्रदान करता है। जो क्रियाएं हैं, जो ध्यान है, प्राणायाम है, आसन है, योग निद्रा है, इस तरीके की अनेकों क्रियाएं हैं, ये हमको स्वयं से जोड़ती हैं, हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से, हमारे एक एक अंग से हमको जोड़ती हैं। तब हम वी आर एबल टू लिसन कि हमारा शरीर क्या चाह रहा है। हमारा हार्ट चाह रहा है कि हमको रेस्ट चाहिए, या उसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसका क्या आहार हो, हमारे ब्रेन का क्या आहार हो, हमारी किडनी के लिए क्या जरूरत है। तो एक सामान्य व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। भाई हम अपनी गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो हमें गाड़ी का मैकेनिज्म पता होता है, बेसिक पता होता है कि स्टेपनी कैसे चेंज करनी है, या ब्रेक कैसे लगाना है, गियर कैसे बदलना है, या आगे बोनट में पानी कम है तो वो कैसे डालना है, वाइपर कैसे चलाना है। इसी तरीके से अपने शरीर के हमें जो मैकेनिज्म है उसको एक बेसिक, एक लेमैन की तरह इतना जानना जरूरी है। और इसके बाद जब आप जान लेंगे तो आपका आहार भी उसी के अनुसार होगा, आपकी जीवन शैली भी उसी के अनुसार होगी, और आप सिर्फ एसिडिटी नहीं, आप किसी भी बीमारी से आप अपने आप को दूर रख सकेंगे। और यही तो उद्देश्य है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दीर्घायु हूँ, शतायु हूँ। मनुष्य 100 वर्ष जीने के लिए पैदा भी हुआ है, और 100 वर्ष सिर्फ जीना नहीं है, क्वालिटी लाइफ चाहिए, क्वांटिटी बस नहीं चाहिए। क्योंकि क्वांटिटी है और क्वालिटी नहीं है, 10 बीमारियां हैं तो वो जीवन नारकीय हो जाता है। तो हमें दीर्घायु भी चाहिए, निरापद जीवन चाहिए, बिना किसी बीमारी रहित चाहिए। तो हमें योग की शरण में जाना पड़ेगा। और योग को थेरेपेटिक वे में कैसे करें, इसको आप सीखिए रोजमर्रा के जीवन में, इसको अपना अंग बनाइए। 24 घंटे में आपको 1 घंटे देना है। 1 घंटे क्या ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि आप घर से निकलते हो मोबाइल को चार्ज करके कि 100% अब बैटरी है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब मेरा मोबाइल दिन भर मेरा साथ देगा। तो आपको अपने शरीर का साथ चाहिए, तो उसको भी तो चार्ज करना होगा। तो रोज आपको चार्ज करना है, रोज आप डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो सफाई नियमित होती रहेगी। नहीं तो बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है ना, तो फिर दिक्कत आती है, फिर उसमें बहुत तरीके के कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो आप अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, एवरीवन इज यूनिक, जस्ट लाइक आवर थंब प्रिंट्स, हर व्यक्ति यूनिक है। तो अपनी यूनिकनेस को समझिए, अपनी कीमत को समझिए। हम इस धरती पर आए हैं तो हम विशिष्ट हैं, हम अलग हैं, हम यूनिक हैं। अपनी योग्यता को, अपने आत्मबल को, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। और हर व्यक्ति को 24 घंटे मिले हैं, हर व्यक्ति को उतनी ही शक्तियां मिली है, उतनी ही 2 आंख, नाक, कान, सब कुछ बराबर मिला है। कुछ सफलता में यहाँ रहते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं करते। और योग हमको उन शक्तियों का ज्ञान कराता है कि हम अंदर से कितने शक्तिशाली हैं, हमारा एक एक अंग कितना शक्तिशाली है। अगर अलग अलग इलाज करने में, जब आप देखते होंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन का, हार्ट का करोड़ों में आता है, और अगर हम इस तरह से वैल्यू करें तो हमारे शरीर की कितनी वैल्यू हो गई। लेकिन हम कितना वैल्यू करते हैं रोजमर्रा में? क्या हम वैल्यू करते हैं? जब हम कुछ खाते हैं तो क्या हम एक पल के लिए सोचते हैं कि ये हमारे शरीर में
लाभदायक है, हानिकारक है, या हम किसी एक विचार को सुनते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो भी इंद्रियों का हमारा काम है। तो एक कहना चाहिए कि ये एक प्रज्ञापराध, जिसको क्या आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहते हैं, मतलब क्राइम ऑफ इंटेलेक्ट। हमें इंटेलेक्ट मिला है, ईश्वर ने हमें विवेक बुद्धि दी है, लेकिन हम अपराधी हैं, हम उस विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और प्रज्ञापराधी बन जाते हैं, और इसीलिए हमको बीमारियां घेरती हैं। क्योंकि शत्रु जो होता है ना, वो कमजोर के घर में आक्रमण करता है। अगर हमारा शरीर कमजोर है, हम कमजोर है, तो हमारे ऊपर आक्रमण होगा ही होगा। तो मजबूत बनना है, और मजबूत बनने का सबसे जो बेहतरीन और बेस्ट टूल है वो है योग, और योग से जुड़ी अन्य चिकित्सा पद्धतियां। तो एसिडिटी की आज बात हुई। एसिडिटी में आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा योग करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए। इसमें जो है आप खान पान में, जैसे कि इसमें मैंने एलोवेरा बताया, इसमें गिलोय है, ये सब रसायन में आते हैं। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा एक अलग अध्याय है, रसायन चिकित्सा। और ये रसायन चिकित्सा क्यों महत्वपूर्ण है, आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रसायन हमारे शरीर की किसी भी तरीके, देखिए रोजमर्रा के खाने से हमारी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। हम कितना भी भरी थाली खा लें, कहीं ना कहीं हमारे डेफिशिएंट हम होते हैं। तो ये जो रसायन होते हैं, ये रसायन हमारी डेफिशिएंसी को प्रकृति पर आधारित चीजों से वो हमारी दूर कर देते हैं। मान लीजिए हमने रोजमर्रा में आंवले की आदत डाली, या गिलोय की डाली, या अश्वगंधा की डाली, ऐसे करके तमाम रसायन हैं हमारे आयुर्वेद में वर्णित। तो हम अपने शरीर के अनुसार, हमारे शरीर में कौन सा रसायन उपयुक्त है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि हमारा जो बुद्धि विवेक है, हमारी वाणी है, हमारा व्यवहार है, हमारा कर्म है, ये सब हमारा बिल्कुल द बेस्ट होगा, और हम द बेस्ट ही बनना चाहते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में आज के विषय में मैंने बताया। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है विपिन जी, तो आप ले सकते हैं।